नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मनी, इटली और ब्रिटेन किस प्रकार से नेशन स्टेट बने। क्या बने? नेशन स्टेट। ठीक है, तो देखते हैं जी जर्मनी। सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में देखते हैं। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? यहाँ पे बोलता है कि क्या किसी नेशन को आर्मी बना सकती है, या किसी नेशन का जो आर्किटेक्ट है, जो निर्माता है, वह आर्मी हो सकती है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि यूरोप में 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था, वह डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, यानी 1848 के पहले हमने क्या देखा था कि जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, यहाँ तक जो वर्कर्स थे, जो मिडिल क्लासेस के लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे? रिवॉल्यूशन कर रहे थे। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे। पार्लियामेंट बोल रहे थे कि नेशन स्टेट बनाया जाए, वह नेशन स्टेट जो कि क्या हो? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। उसके बाद हमने देखा कि लोग ओवरऑल बोले यहाँ पे कि डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें साथ साथ में चल रही थी। 1848 के पहले यूरोप में जो नेशनलिज्म था, वह डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन के साथ साथ चल रहा था। बट 1848 के बाद पूरी कहानी पलट जाती है कि यूरोप में जो नेशनलिज्म था, उसका कोई भी नाता नहीं रह जाता है किसके साथ? डेमोक्रेसी के साथ और रिवोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, जो कंजर्वेटिव थे, जिनके हाथों में सत्ता थी, जिनके हाथ में पावर थी, वे क्या कर रहे थे? वे स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करने के लिए वो क्या करते थे? नेशनलिस्ट सेंटीमेंट का यूज करते थे, यार नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को मोबिलाइज करते थे। कहने का क्या मतलब है? अब मान लो कोई एक स्टेट है, तो यहाँ पे यह जो रीजन है, या किसी कंजर्वेटिव्स के हाथ में, ये लोग क्या करते थे? लोगों का जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था, राष्ट्रीयता की जो विचारधारा थी, उसको मोबिलाइज करते थे। लोगों से यह बोलते थे कि अगर ये पास वाला जैसे कोई रीजन है, इनको हमला करना हुआ, तो ये बोलते थे कि अगर इस रीजन पे हम हमला कर देंगे, तो हमारा जो पॉलिटिकल डोमिनेशन होगा पूरे यूरोप में, धीरे धीरे पावरफुल होता जाएगा, और जो हमारी पावर होगी वो भी बढ़ेगी, हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे। तो क्या करते थे? नेशनली सेंटीमेंट का यूज करते थे, तो लोग इनका साथ देते थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म था, वह बिल्कुल अलग हो जाता है डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से। और जो कंजर्वेटिव थे यूरोप में, वे क्या कर रहे थे? वे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट का यूज कर रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे। किस लिए? अपना जो स्टेट पावर था उसको प्रमोट करने के लिए, और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करने के लिए, यानी अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। ठीक है, इनको उस प्रोसेस में ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस प्रोसेस में देखा जा सकता है जिस प्रोसेस से जर्मनी और इटली यूनिफाई होते हैं और एक नेशन स्टेट बनते हैं। जैसा कि आपने देखा, जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी दोस्तों, वह वाइड स्प्रेड थी अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। यानी जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, हमने देखा था जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, वह मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर कूट कूट कर भरी थी। ठीक है, वे मिडिल क्लास जर्मन जिन्होंने 1848 में जर्मन कॉन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, यानी कि 1848 में क्या हुआ था कि जो मिडिल क्लास जर्मन थे, उन्होंने कोशिश किया था कि जर्मन कन्फेडरेशन के जो डिफरेंट रीजन है ना, उनको यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाने का। एक ऐसा नेशन स्टेट जो कि किसके द्वारा गवर्न किया जाए? इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो लिबरल का जो यह इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, नेशन को एक नेशन बनाने का, वह रिप्रेस कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। किसके द्वारा? मोनार्की और मिलिट्री के कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा। तो जो इनका इनिशिएटिव था, जो इनका प्रयास था नेशन बिल्डिंग का, इसको कौन सपोर्ट कर रहा था? जो लार्ज लैंड ओनर थे, जिनको जंकर्स बोला जाता था, रशिया के। ठीक है, तो दोस्तों हुआ क्या था कि 1848 में जर्मन रीजन्स के काफी सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग इकट्ठा होते हैं। क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिटिकल एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, वे मिडिल क्लास के थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिसन थे। ठीक है, इस सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करते हैं। तो 18 मई 1848 को, कब? 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाकर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, वहां पे बैठ जाते हैं। फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी, कहाँ पे थी? वह चर्च ऑफ सेंट पॉल में। और वहां पे जाके दोस्तों ये लोग क्या करते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। क्या ड्राफ्ट करते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद जो उनके हिसाब, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो जर्मन था, एक नेशन स्टेट बन जाता है। एक ऐसा नेशन स्टेट जो जिसका हेड जो होगा एक मोनार्क होगा। कौन होगा? एक मोनार्क, एक राजा। फिर अब बात आती है कि फिर अंतर क्या रह गया? पहले भी तो राजा ही राज करता था, अभी भी राजा राज करता है। नहीं, तो यह जो मोनार्क था, अब वह सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट हो गया था। क्या हो गया था? सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। यानी यह जो मोनार्क है दोस्तों, यह
जो राजा है वह पार्लियामेंट के अधीन रहेगा, अपने मनमाना नहीं करेगा, उसको पार्लियामेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब डिप्यूटीज लोग यह जो पद था मोनार्क का ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशन बता के, किसको, फ्रेडरिक विलियम फोर को, जो कि प्रशिया का किंग था, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया और जाके उन मोनार्क को ज्वाइन कर लिया। वे मोनार्क जो कि ऑलरेडी विरोध कर रहे थे किसका, इलेक्टेड असेंबली का, उनको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो अपोजिशन में अरिस्टोक्रेसी थी, कौन कौन, अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री। तो अपोजिशन इनका स्ट्रांगर बन जाता है, अभी देखते हैं क्यों। तो होता क्या है दोस्तों, जो असेंबली थी ना, जो इलेक्टेड असेंबली थी, यह डोमिनेट कर रही थी। इसमें डोमिनेट कौन कर रहे थे, जो मिडिल क्लास जमन थे, मिडिल क्लास के लोग। इस असेंबली में जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते थे। और ये वे मिडिल क्लास के लोग ये क्या कर रहे थे, जो इलेक्टेड असेंबली थी उनको किसका सपोर्ट था ज़्यादा करके, वर्कर्स का, जो मजदूर थे। अभी हमने देखा था कि ज़्यादा लोग मजदूर थे, किसान थे, तो इन्हीं लोगों का सपोर्ट था इनको। बट ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे मिडिल क्लास के लोग, ये क्या कर रहे, मिडिल क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ये लोग विरोध कर रहे थे, रेसिस्ट कर रहे थे जो वर्कर्स का डिमांड था। भैया सीधी सी बात है, अब जो वर्कर ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मजदूर थे वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उनकी डिमांड को खारिज कर रहे हो, उनकी डिमांड का विरोध कर रहे हो, रेसिस्ट कर रहे हो। तो वर्कर ने क्या किया, इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। अपना सपोर्ट, जो इनको वर्कर का सपोर्ट मिल रहा था, वो बंद हो जाता है। इनको जो इनका जो सपोर्ट था वर्कर का, वो लॉस्ट हो जाता है। तो अब सीधी सी बात है, जब इनका जो सोशल बेसिस था, जो बेस था, कमजोर पड़ जाता है, तो जो अपोजिशन के लोग थे वो स्ट्रांग हो गए। जब अपोजिशन के लोग स्ट्रांग हो गए, बाद में क्या हुआ, ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तो इंड में क्या होता है, ट्रूप्स बुलाई जाती हैं, आर्मी को बुलाया जाता है, और जो असेंबली थी उसको डिसबैंड कर दिया जाता है, जो असेंबली थी उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और तभी से दोस्तों प्रशिया ने जर्मन के नेशनल यूनिफिकेशन के लिए जितने भी मूवमेंट हो रहे थे, जितने भी आंदोलन हो रहे थे, उसका लीडरशिप कौन कर रहा था, प्रशिया कर रहा था। ठीक है, यानी उसका नेतृत्व, जो जो आंदोलन हो रहे थे उनका नेतृत्व प्रशिया कर रहा था। तो प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे, ओटो वन बिस्मार्क, वे इस प्रोसेस के क्या थे, निर्माता थे, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इस प्रोसेस में किसका मदद लिया, किसका हेल्प लिया, प्रशियन आर्मी का और ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद 3 वॉर लड़े जाते हैं। 3 वॉर, कितने, 3 वॉर लड़े जाते हैं 7 सालों के अंदर। 7 साल में 3 वॉर लड़ा जाता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और इंड में प्रशियन की विक्ट्री होती है, यानी प्रशिया जीत जाता है। और जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का दोस्तों, जर्मन की यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वह कंप्लीट हो जाता है। और जनवरी 1871 को क्या होता है कि जो प्रशियन किंग था विलियम फर्स्ट, उनको जो है कि जर्मन इम्परर घोषित कर दिया जाता है, यानी प्रोक्लेम कर दिया जाता है कि विलियम फर्स्ट जो है वो जर्मन इम्परर है। कहाँ पे, वर्साई में। ठीक है, और दोस्तों आगे बात आती है कि 18 जनवरी 1871 का सुबह का टाइम था, काफी ज्यादा ठंड थी, बिटरली कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी। एक असेंबली इकट्ठा होती है, उस असेंबली में जर्मन स्टेट के प्रिंसेस आते हैं, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर आते हैं, यहाँ तक कि जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, वे भी, ये लोग सारे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे, वर्साई का जो पैलेस था, हॉल्स ऑफ मिडर में ये सारे लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे नया न्यू जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम कर देते हैं, यानी कि नया जर्मन एम्पायर घोषित कर देते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये सारे लोग जो गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे, तो इनका जो नेतृत्व कौन कर रहा था, इनको हेड कौन कर रहा था, वो था कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। ठीक है, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेशन ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। तो हमने क्या देखा, जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था जर्मनी में दोस्तों, वह डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो प्रशियन स्टेट पावर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, कि यही दिखा रहा है कि वहाँ प्रशियन जो पावर थी काफी ज्यादा थी। ठीक है, और जो नई स्टेट आती है, जो नई गवर्नमेंट आती है, वो इम्फेसिस करती है, यानी जोर देती है किस पे, करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग पे, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में, यानी जर्मन में जो लीगल और जुडिशियल सिस्टम था उस पर जोर देती है। Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany। तो रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए दोस्तों जो प्रशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस थे वे मॉडल बन जाते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्साई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे इटली किस प्रकार से यूनिफाई होता है, यानी कि एक नेशन स्टेट के रूप में इटली कैसे बनता है। तो जर्मनी की तरह दोस्तों इटली का भी एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, यानी कि जर्मनी की तरह जो इटली था दोस्तों, वह भी कई पार्ट में बिखरा पड़ा था, कई पार्ट में स्कैटर्ड था।
कोई जैसे आज एक नेशन स्टेट है वैसे नहीं था, ठीक है। जो इटालियंस थे यानी जो इटली के रीजन्स थे वे स्कैटर्ड थे over several dynastic state as well as the multinational Habsburg empire। तो जो इटालियन थे दोस्तों वे स्कैटर्ड थे सेवरल डायनेस्टिक स्टेट में और यहाँ तक कि मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में वे स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे, ठीक है। यानी कि कई केवल एक जगह पे नहीं थे लोग, कई स्टेट में फैले हुए थे। जैसे कुछ लोग मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में थे, कुछ लोग सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स में थे। तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में जो इटली था दोस्तों वह डिवाइडेड था 7 स्टेट में, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के दौरान जो इटली था दोस्तों वह 7 स्टेट में डिवाइडेड था, 7 स्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें से कि केवल एक ऐसा स्टेट था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जो यह एक ऐसा स्टेट था जो कि रूल किया जा रहा था किसके द्वारा, इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। यानी कि 7 स्टेट तो थे, हमने देखा 7 स्टेट तो थे, बट 7 स्टेट में केवल और केवल सार्डिनिया जो पिडमॉन्ट था यह एक ऐसा स्टेट था जो कि राज किया जा रहा था किसके द्वारा, रूल किया जा रहा था किसके द्वारा, इटालियन राजघराने के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो राजा था वह केवल वही इटालियन राजघराने से था। जैसे कि जो नॉर्थ वाला रीजन था दोस्तों वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, और जो सेंटर वाला रीजन था वहाँ पे पोप राज कर रहे थे, पोप रूल कर रहे थे, और जो सदर्न वाला रीजन था वह जो स्पेन का बर्बन किंग था उसके उसके अंडर में था। यहाँ तक कि जो इटालियन लैंग्वेज थी ना उसका कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं था, जो इटालियन लैंग्वेज थी उसका कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं था, उसके बहुत काफ़ी सारे रीजनल और लोकल वेरिएशन थे, ठीक है। यानी कि जो जो इटालियन लैंग्वेज थी और उसका कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं था कि मतलब जैसे होता ना कि एक फॉर्म में लैंग्वेज हो, नहीं, उसका कुछ लोकल वेरिएशन थे, लोकल लैंग्वेजेस थी। 1830 के दौरान क्या होता है, जिसेपी मेज़्ज़िनी उन्होंने लोगों को बुलाया, एक प्रोग्राम रखा और बोला कि भैया हम जा रहे हैं इटली को, जो इटली है उसके जो स्कैटर जो रीजन्स हैं जो कि फैले बिखरे पड़े हैं उनको हम एक करने जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा लोगों को, किसने, जिसेपी मेज़्ज़िनी। और जिसेपी मेज़्ज़िनी कौन थे, तो दोस्तों जो जिसेपी मेज़्ज़िनी थे वह क्या थे, वह एक रिवॉल्यूशनरी थे। कौन रिवॉल्यूशनरी, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, यानी कि इटालियन क्रांतिकारी थी, जो कि जिनेवा में इनका जन्म हुआ था। जिनेवा में 1807 में इनका जन्म हुआ था, और यह सेक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, जो सेक्रेट सोसाइटी लोग बना रहे थे, कार्बोनारी करके एक सोसाइटी थी उसके मेंबर थे, ठीक है। और इन्होंने भी 2 सोसाइटीज बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने एक सेक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली के नाम से। यह सोसाइटी इन्होंने क्यों बनाया, फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। डिसेमिनेशन का मतलब प्रसार करना या फैलाना, लोगों तक अपने गोल को फैलाने के लिए, उसने गोल का जो उनका उद्देश्य था उसको पहुंचाने के लिए इन्होंने जो है कि यंग इटली के नाम से एक सेक्रेट सोसाइटी बनाई, कहाँ पे, मर्साइल में। मर्साइल्स में उसके बाद इन्होंने एक यंग यूरोप नाम की सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, कहाँ पे, बर्न में, ठीक है। तो जिसेपी मेज़्ज़िनी ने कितने सोसाइटीज बनाई थी, 2 सोसाइटीज बनाई थी, एक यंग इटली के नाम की इसको इन्होंने बनाया था मर्साइल में, और यंग यूरोप के नाम का इसको इन्होंने बर्न में बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि 1831 और 1848 में हमने देखा जो रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग होती है फेल हो जाती है, यानी जो क्रांतिकारी विद्रोह थे वह फेल हो जाते हैं। तो इसका फेल होने का मतलब क्या था, जो बोझ था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इटालियन स्टेट को, यानी जो इटालियन स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई करने का, एक नेशन स्टेट के रूप में बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसके ऊपर आ जाता है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि वे वॉर के थ्रू जो इटालियन रीजन्स हैं जो कि स्कैटर्ड है उनको क्या करें, यूनाइट करें। कौन, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इटली को एक करने, इनके ऊपर आती क्यों है। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हमने देखा जो इटालियन स्टेट थे वो बने हुए थे 7 स्टेट में, और लोग गरीब थे, जो इटालियंस लोग थे काफ़ी गरीब थे, वर्कर्स थे ज़्यादा करके, यहाँ तक कि मिडिल क्लास में भी कम ही लोग थे। तो ये वर्कर्स थे, इनके पास उतना पैसा नहीं था, कोई पावर नहीं था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती किंग विक्टर इमैनुअल टू। अब सीधी सी बात है, क्योंकि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो रूलर था वह एक इटालियन राजघराने से था, कौन, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इनके पास भैया आर्मी भी थी, इनके पास पॉलिटिकल पावर भी था, इनके पास लोग भी थे, इनके पास रिसोर्सेस भी थे। अब सीधी सी बात है, वॉर के थ्रू, वॉर में क्या होता है, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, काफ़ी पैसे जाते हैं।
रिसोर्सेज जाते हैं, तो वे चीज़ किसके पास था? जो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड थे। तो इसी वजह से जो 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी जो विद्रोह होते हैं, फेल हो जाते हैं, उसका मतलब था जो सीधा-सीधा जो बोझ आता है वो आ जाता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है? इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलीट ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के जो रूलिंग एलिट्स थे, अगर उनके हिसाब से देखा जाए, उनकी नज़रों में यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। यानी कि अगर उनकी नज़रों में देखा जाए दोस्तों, इस रीजन का अगर यह रीजन यूनिफाई हो जाता है तो उनके पास संभावनाएं थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, पॉलिटिकल डोमिनेशन का। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो एलिट क्लास के लोग थे, उनका सोचना था कि अगर आज हम सपोज सार्डिनिया पिडमॉन्ट में ही राज कर रहे हैं, हमारा जो प्रभुत्व है, जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट में ही है, या जो भी इकोनॉमिक डेवलप, जो हमको पैसा, जो हमारा व्यापार चल रहा है, केवल सार्डिनिया पिडमॉन्ट में ही चल रहा है। बट जब पूरा इटली एज ए नेशन स्टेट यूनिफाई हो जाएगा, हमारे पास एक बड़ा सा रीजन आ जाएगा, हमारा पॉलिटिकल डोमिनेशन भी अचीव हो जाएगा, काफी हमारा जो प्रभुत्व रहेगा वो भी बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, यानी पैसे भी ज़्यादा आएंगे। तो सारे लोग सोच रहे थे कि इटली जो है यूनिफाई हो जाए। तो दोस्तों इटली के जो स्कैटर्ड रीजन थे, जो कि अलग अलग थे, हमने देखा कि 7 स्टेट में बटे हुए थे, तो उन रीजन्स को एक करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो उन आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? चीफ मिनिस्टर काउर। और जो चीफ मिनिस्टर काउर थे, वे ना ही एक रिवोल्यूशनरी थे, ना ही एक डेमोक्रेट थे। तो बात आती, ये क्रांतिकारी भी नहीं थे, डेमोक्रेट भी नहीं थे, फिर क्या थे? ये अरिस्टोक्रेट थे, अरिस्टोक्रेसी क्लास से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है? तो इटालियन एलिट के अदर वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स की तरह ये भी फ्रेंच कहीं ज़्यादा अच्छे से बोल पाते थे कंपेरिजन देन इटालियन। क्यों? तो दोस्तों जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी और जो मिडिल क्लास के लोग थे, वे क्या कर रहे थे? डिप्लोमेसी के पर्पस के लिए और हाई सोसाइटीज में वे क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। इस वजह से जो चीफ मिनिस्टर काउर थे, वे भी फ्रेंच ज़्यादा बोलते थे। तो दोस्तों उसके बाद सार्डिनिया पिडमॉन्ट का एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस होता है। ठीक है? एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस होता है। तो यह जो टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था, ये किसके यानी कि इसके पीछे किसका हाथ था? वह काउर का ही हाथ था। इन चीफ मिनिस्टर की वजह से ही यह अलायंस हुआ था। तो इस अलायंस की वजह से फ्रांस इनका साथ देता है और ये सफल हो पाते हैं ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में 1859 में। ठीक है? और दोस्तों रेगुलर ट्रूप्स के अलावा, यानी आर्मी के अलावा, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जिसेप्पी गैरिबल्डी ज्वाइन द फ्रे। यानी कि रेगुलर ट्रूप्स के अलावा काफी सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिसका नेतृत्व कौन, उस जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, ये कौन थे? ये आर्म्ड वॉलंटियर्स जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके वो वे आर्म लेके चल रहे थे, हथियार लेके चल रहे थे। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? जिसेप्पी गैरिबल्डी कर रहे थे। ये लोग भी लड़ाई में ज्वाइन कर लेते। यानी कि चीफ मिनिस्टर अपने साथ क्या लेके आते हैं? रेगुलर ट्रूप्स लेके आते हैं, रेगुलर आर्मी लेके आते हैं। उसके बाद काफी सारे वॉलंटियर्स, आर्म्ड वॉलंटियर्स, यानी कि जो पीजेंट्स वे हथियार लेकर, तो इनका नेतृत्व कर रहा था कौन? जिसेपी गैरिबल्डी। ये लोग लड़ाई को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है? और अब बात आती है जिसेपी गैरिबल्डी कौन था? तो जो जिसेपी गैरिबल्डी थे दोस्तों, वे भी एक इटालियन फ्रीडम फाइटर थे। ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, इनकी जो फैमिली थी वो कोस्टल ट्रेड करती थी। ठीक है? यानी कि मर्चेंट नेवी में सेलर थे इनकी जो फैमिली थी। ठीक है? इन 1860 दे 1860 में क्या करते हैं? ये साउथ इटली में जाते हैं एंड द किंगडम आर टू सिसिलीज। तो दोस्तों 1860 में ये लोग क्या करते हैं? कहाँ पे मार्च करते हैं? कहाँ पे जाते हैं? साउथ इटली में, और जो किंगडम थी टू सिसिलीज की, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजन इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। तो दोस्तों यहाँ पे किसका रूल चल रहा था? किसका राज चल रहा था? स्पेनिश रूलर का। तो वहां पे जैसे ही जाते इनको लोकल सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट पाने में ये लोग सक्षम हो पाते हैं। किसका सपोर्ट? जो लोकल पीजेंट्स, जो लोकल किसान थे, उनको सपोर्ट मिलता है। और फाइनली जो वहां के स्पेनिश रूलर थे उनको भगा देते हैं लोग। ठीक है? ठीक है? और 1861 में क्या होता है? विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उनको प्रोक्लेम कर दिया जाता है किंग ऑफ यूनाइटेड इटली का। ठीक है? कब उनको प्रोक्लेम किया जाता है? 1861 में दोस्तों, 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को इटली का, जो यूनाइटेड इटली थी, उसका राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है? हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। बट दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी? जो इटालियन पॉपुलेशन के ज्यादातर जो लोग थे, उनमें जो इलिटरेसी रेट था काफी हाई था।
यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। तो दोस्तों वे लोग अभी भी नेशनल जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थे उनसे अनअवेयर थे, उनसे बिल्कुल अनजान थे। ब्लिसफुली का मतलब वो क्लियर थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia। जो पीजन मासेस थी यानी कि ज्यादातर जो किसान थे जिन्होंने सपोर्ट किया था सदर्न इटली में गैरिबल्डी को, हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, उन्होंने इटालिया कभी सुना ही नहीं था, इटालिया वर्ड सुना ही नहीं था। और वे बिलीव करते थे जो ला टालिया है वह विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ है। तो सोचो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैप में इटालियन स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन 1858, ये 1858 का फोटो है, 1858 का मैप है जब इटालियन स्टेट जो थे यूनिफाई नहीं हुए थे। और यहाँ पे इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, तो इटली किस प्रकार से कौन कौन सा स्टेट किस ईयर में इटली में यूनिफाई होता है यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, ठीक है। दी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, अभी हमने देख लिया जर्मनी का यूनिफिकेशन किस प्रकार से हुआ, फिर हमने देखा इटली का यूनिफिकेशन किस प्रकार से हुआ, हमने देखा कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, विद्रोह होते हैं। बट यहाँ पे बोलता है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों जो ब्रिटेन था ना, तो ब्रिटेन जब एक नेशन स्टेट बनता है उसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं होता है, कोई विद्रोह नहीं होता है, ठीक है। तो जो कुछ स्कॉलर्स ने बोला है कि जो नेशन स्टेट या नेशन का जो मॉडल है वह ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन था वह किसी एक सडन विद्रोह की वजह से, उथल पुथल की वजह से या रिवॉल्यूशन का परिणाम नहीं है। यह एक बहुत बड़े प्रोसेस का क्या है, रिजल्ट है, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस यानी लंबे प्रोसेस का रिजल्ट है। तो दोस्तों पहले कोई 18 सेंचुरी के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as English, Welsh, Scot और Irish। तो दोस्तों इसलेस का क्या मतलब होता है? इसलेस को हिंदी में बोलते हैं द्वीप समूह। क्या? द्वीप समूह, ठीक है। यानी कि कई सारे द्वीप का समूह या आइलैंड का समूह, आइलैंड का ग्रुप्स, यानी कि जैसे कोई एक आइलैंड हो गया, यहाँ पे काफी सारे जब आइलैंड्स होते हैं इनको बोलते हैं, इनको ग्रुप ऑफ आइलैंड, इनको स्लेज बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग थे कहाँ पे, वे लोग जो कि ब्रिटिश स्लेज पे रह रहे थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और इरिश, की जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी वह क्या थी, एथनिक थी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप, ये जितने भी एथनिक ग्रुप थे इनका खुद का कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, ठीक है। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the islands। तो दोस्तों जैसे जैसे ही धीरे धीरे जो इंग्लिश थे वे वेल्थ में, इम्पोर्टेंस में और पावर में ग्रो होते हैं, यानी उनके पास पावर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा पैसे आते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो उस आइलैंड्स के जो स्टेट थे, जो उस आइलैंड के अदर जो नेशन थे, वहाँ पे भी अपना प्रभुत्व जमाने में, अपना इन्फ्लुएंस जमाने में ये सफल होते हैं, ठीक है। वह इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने 1688 में मोनार्की से सत्ता छीनी थी, यानी कि राजा से सत्ता सीज की थी, पावर सीज की थी, एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के बाद, एक लंबे चले, प्रोट्रैक्टेड मतलब एक लंबे टाइम तक चला हुआ, एक लंबे टाइम तक चले कॉन्फ्लिक्ट के बाद, किसके किसके बीच में, पार्लियामेंट के बीच में, मोनार्की के बीच में। तो इन्होंने 1688 में क्या किया, उनसे सत्ता छीन ली। तो जिसके बाद एक नेशन स्टेट बनता है जिसके सेंटर में कौन था, इंग्लैंड था, ठीक है। दी एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है किसके किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में और स्कॉटलैंड के बीच में। जिसके बाद फॉर्मेशन होता है किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है कब, किसके बाद, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन जो साइन होता है, ठीक है। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसके बाद दोस्तों जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था, वह जो इंग्लैंड था वह अपना जो इन्फ्लुएंस था इम्पोज कर पाया स्कॉटलैंड पे, ठीक है, यानी इनका प्रभुत्व था इसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी दोस्तों, उनमें ज्यादा करके इंग्लिश मेंबर थे, ठीक है, इंग्लिश मेंबर डोमिनेट कर रहे थे। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी, एक ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ का क्या मतलब था कि स्कॉटलैंड का जो, स्कॉटलैंड का यानी कि जो स्कॉटिश थे उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उनका सिस्टमेटिकली सप्रेस किया जाना, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब ब्रिटिश आइडेंटिटी का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा, तो जो स्कॉटलैंड था
स्कॉटलैंड जो स्कॉटिश थे उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसको सिस्टमेटिकली क्या किया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था। ठीक है, अगर मान लो कोई भी ऐसे यूं समझो कोई भी दो ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब ग्रुप ए का जो डोमिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है, उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। सीधी सी बात है, इनका जो भी कल्चर है, जो भी इनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसका दमन होगा, उसको सप्रेस किया जाएगा। द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। तो दोस्तों वे कैथोलिक क्लैंस जो कि स्कॉटिश हाईलैंड में रह रहे थे, वे जब भी उन्होंने अपना पॉलिटिकल उनका अपना इंडिपेंडेंस चाहा, अपनी आज़ादी चाही, अपना आज़ादी लेने का प्रयास किया, तो उनका टेरिबल रिप्रेशन किया गया, टेरिबल उनको रिप्रेस किया गया, उनका दमन किया गया, उनको दबा दिया गया। ठीक है, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। तो जो स्कॉटिक हाईलैंडर थे, जो हाईलैंड्स पे रहते थे, जो हाईलैंड पे रहते थे स्कॉटिश, वे उनको मनाही थी, उनको इजाज़त नहीं थी कि वे अपनी जो लैंग्वेज है गैलिक उनको बोल भी पाए। और वियर दियर नेशनल ड्रेस, यहाँ तक कि वे अपना नेशनल ड्रेस भी नहीं पहन सकते थे। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ दियर होमलैंड, और ज़्यादातर लोगों को दोस्तों उनको अपने घरों से निकाल दिया जाता है, यानी कि होमलैंड यानी कि उनको अपने देश से ही निकाल दिया जाता है। ठीक है, आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, सेम ऐसा ही है आयरलैंड के साथ भी हुआ। ठीक है, इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। यह एक ऐसी कंट्री थी जो कि डिवाइडेड थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। ठीक है, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो दोस्तों बट जो आयरलैंड था वहाँ पे कैथोलिक्स ज्यादा थे, पहले कैथोलिक्स वहाँ पे ज्यादा थे। तो ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश का तो हमने देखा ही था, उनका क्या था, डिवाइड एंड रूल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मदद किया किसका, आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे उनका मदद किया डोमिनेंस पाने, स्टेब्लिश करने में, किसके ऊपर, ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। उस लार्जली जो कैथोलिक थे उनके ऊपर अपना डोमिनेंस, प्रभुत्व जमाने के लिए इन्होंने किसका, जो प्रोटेस्टेंट थे उनका मदद किया। कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, जो कैथोलिक्स का रिवॉल्ट था ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में, उसको सप्रेस कर दिया जाता है। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वोल्टन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो दोस्तों एक फेल्ड रिवॉल्ट होता है, एक रिवॉल्ट होता है, यानी एक रिवॉल्यूशन होता है जो कि फेल हो जाता है। किसके द्वारा वो हुआ था, वोल्फ टोन के द्वारा और उनके यूनाइटेड इरिशमैन के द्वारा 1798 में। उसके बाद आयरलैंड को फोर्सिबली यानी जबरदस्ती इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है किसमें, यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। A new British nation was formed through the propagation of a dominant English culture। एक नया ब्रिटिश नेशन बनता है जहाँ पे जो डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर था उसको प्रपोज किया, मतलब उसको प्रमोट किया जाता है। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, न्यू ब्रिटेन का सिंबल द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। जो ब्रिटिश न्यू ब्रिटेन के सिंबल थे, द ब्रिटिश जो ब्रिटिश फ्लैग था, और नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज, इनको एक्टिवली प्रमोट किया जाता है। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। तो दोस्तों इस यूनियन में जो ओल्डर्स नेशन थे वे केवल एज ए सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स ही रह जाते हैं। ठीक है, यानी जो ब्रिटेन का सिंबल था उसको, जैसे कि यूनियन जैक जो उनका ब्रिटिश का फ्लैग था, और नेशनल एंथम, यहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज, इनको एक्टिवली प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और जो इनके पार्टनर्स थे, जो ओल्डर पार्टनर्स थे, जो इनके नेशन, जो ओल्डर नेशन थे, वे एज ए केवल सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स ही रह जाते हैं। ठीक है,